So now the topic is chronic obstructive pulmonary disease COPD. COPD जो है ना वो स्मॉल एयरवेज को इन्वॉल्व करता है जो कि 2 mm से कम होते हैं डायमीटर में। ब्रोंकिएक्टेसिस हमने पढ़ा था कि ब्रोंकिएक्टेसिस इन्वॉल्व्स द एयरवेज ऑफ मोर देन 2 millimeters डायमीटर, पर COPD इन्वॉल्व्स लेस देन 2 millimeter डायमीटर एयरवेज। ये इरिवर्सिबल होता है अनलाइक अस्थमा विच इज़ रिवर्सिबल। एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद भी FEV1 जो है ना वो बढ़ता नहीं है, यानी FEV1 by FVC रेशियो इज स्टिल लेस देन 0.7 इवन आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर। ट्रिपल थेरेपी यूज़ होती है COPD में, लामा यानी लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लामा लाबा ICS। ट्रिपल थेरेपी। बायोमार्कर क्या है डिजीज सीवियरिटी का? इओजिनोफिल काउंट। जितने ज़्यादा इओजिनोफिल काउंट उतने ज़्यादा सीवियर है COPD। और अगर 300 से ज़्यादा है इओजिनोफिल काउंट तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें ICS स्टार्ट कर देने चाहिए, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो इओजिनोफिल काउंट इज़ अ इंडिकेटर बायोमार्कर ऑफ डिजीज सीवियरिटी एंड इफ इट इज़ मोर देन 300 इट इज़ एन इंडिकेशन टू स्टार्ट ICS। बायोमास कंबशन जो होता है ना गाँवों में, घर पे चूल्हे में जो बायोमास को जलाया जाता है उसके कारण इंडोर पोल्यूशन होता है और उसके कारण COPD का रिस्क बढ़ता है। तो पहला जो मतलब 2 चीज़ें आती हैं COPD में, एक एम्फाइसेमा और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये एक एसाइनस है जिसमें ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्विलाई आते हैं, उसको एक असाइनस बोलते हैं। अब कोई पेशेंट मान लो टार को इनहेल कर रहा है या स्मोक को इनहेल कर रहा है, वो स्मोक या टार जा रहा है उसकी एल्विलाई में और एल्विलाई में उस स्मोक को देख के आ रही हैं उस स्मोक के पास एल्वियुलर मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस उस स्मोक को देख के, टार को देख के इलास्टेज प्रोड्यूस कर रही हैं और वो इलास्टेज जो है ना वो डैमेज कर रहा है उन एल्विलाई को। ठीक है, तो उस डैमेज के कारण एल्वियुलर ब्लैब्स बनते हैं। ठीक है, एल्वियुलर स्कारिंग होती है और सेंट्री असाइनर एम्फाइसेमा हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण PO2 कम हो जाता है, हाइपरवेंटिलेट करता है पेशेंट, इसलिए PCO2 कम हो जाता है और PO2 भी कम हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं एम्फाइसेमा में। हाइपरवेंटिलेशन के कारण CO2 वॉश आउट होता है तो PCO2 भी कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है और PO2 भी कम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन आ नहीं पा रही, वो ट्रैप्ड है यहीं पे। ठीक है, डिफ्यूज़ होकर ब्लड में तो जा ही नहीं रही, सो PO2 भी कम है, PCO2 भी कम है क्योंकि वो सारी निकल जा रही है, वॉश आउट हो जा रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट। सो केस है जैसे कि एक बंदा है जिसने 20 साल तक स्मोकिंग की, उसके कारण स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया उसके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, जिसके कारण एल्विलाई में ब्लैब्स बन गए और ये ब्लैब्स जब यूनाइट करते हैं तो ये बनाते हैं बुल्ले, और इस स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण ना एल्विलाई डिस्टॉर्ट होती हैं और एल्विलाई में स्कारिंग होती है। तो एल्विलाई ही डैमेज हो गई, द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इज हैम्पर्ड, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इज हैम्पर्ड, लीड्स टू हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन PO2 और hyperventilation occurs in response to hypoxia. There will be carbon dioxide washout also which leads to normal or decrease in PCO2. So both PO2 and PCO2 decrease in emphysema. And decrease of PCO2 which causes respiratory alkalosis is called as type 1 respiratory failure, respiratory alkalosis. एल्कलोसिस से ये याद रखा जा सकता है कि एल्कली में Al लुक्स लाइक 1 सो इट इज़ टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। जहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है वहाँ पे टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। देयर इज़ नो चेंज इन FEV1 बिफोर एंड आफ्टर गिविंग साल्ब्यूटामोल। अब अस्थमा में साल्ब्यूटामोल से FEV1 बढ़ जाता था लेकिन यहाँ पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा, इट इज़ इरिवर्सिबल। वेंटिलेशन परफ्यूजन इज़ अफेक्टेड। ठीक है, यानी वेंटिलेशन तो हो रहा है, एयर आ तो रही है, वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में नहीं जा रही क्योंकि ट्रैप हो जा रही है बुल्ले के अंदर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक पफर्स। पिंक पफर्स की बोलते हैं क्योंकि ये पेशेंट्स सांस लेने के लिए हाइपर वेंटिलेट बहुत ज़्यादा करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन के कारण इनका चेहरा पिंक हो जाता है और ये पफर्स यानी कि लिप्स को पफ करके हवा को छोड़ते हैं ताकि एकदम से लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं। ठीक है, तो पिंक पफर्स इनको बोलते हैं, ये पतले होते हैं बहुत,
चेस्ट एक्सरे में एम्फाइसेमा हाइपर इन्फ्लेशन होगी, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन क्योंकि स्पेस ही बहुत ज़्यादा हो गया है लंग्स के अंदर। फ्लैटनिंग होगी डायफ्राम की, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ज़्यादा सांस खींच रहा है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम। द लंग्स विल लुक मोर ब्लैक देन नॉर्मल बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लैक दिखेंगे, एयर ट्रैप हो रही है। और ट्यूबुलर हार्ट दिखेगा, ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट दिखेगा क्योंकि लंग्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। इमेजिंग मोडालिटी HRCT इज़ रिकमेंडेड, HRCT करेंगे तो बुल्ले दिखेंगे, और ये बुल्ला कभी भी रप्चर हो सकते हैं, रप्चर होके स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स करा सकते हैं। सो सडन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन हैपन इन स्मोकर पेशेंट ड्यू टू रप्चर ऑफ द बुल्ले लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है एम्फाइसीमा में, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एकदम से हो सकता है किसी स्मोकर पेशेंट में ड्यू टू रप्चर ऑफ द बुल्ले। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है एम्फाइसीमा की? कोर पल्मोनेल। अब COPD है ना, वो कोर पल्मोनेल करा देता है, तो एम्फाइसीमा कॉजेज कोर पल्मोनेल राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। एंड स्टार्टिंग लो फ्लो ऑक्सीजन इन COPD पेशेंट्स विल रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर पल्मोनेल एंड मोर्टेलिटी। COPD पेशेंट्स में अगर लो फ्लो ऑक्सीजन स्टार्ट कर दें, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में अगर लो फ्लो ऑक्सीजन स्टार्ट कर दें तो कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी कम हो जाती हैं लो फ्लो ऑक्सीजन से। अब है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि नॉर्मली जो ये हमारी जो ये ब्रोंक्यूल्स में जो ये सेल्स होती हैं उसके ऊपर सीलिया होते हैं, और सीलिया हेल्प करता है म्यूकस को क्लियर करने में। नाउ इफ़ द म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर विच इज़ इन एक्शन, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर है जो कि म्यूकस को आगे मूव करा रही है। इन हैवी स्मोकर tar causes ciliary damage. The tar that is inhaled, it causes ciliary damage in heavy smoker. Failure of mucociliary escalator happens. Stasis of secretions happens. Infection happens. And then the infection causes presence of purulent bronchoria and pus. This pus causes occlusion of the respiratory bronchioles, leading to hypoventilation of alveoli. एम्फाइसीमा में हाइपरवेंटिलेशन हो रहा था, यहाँ पे हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है, तो PO2 कम हो रहा है। अगर हाइपो वेंटिलेशन होगा PO2 जाएगी नहीं, ठीक है। एल्विलाई में ऑक्सीजन आ ही नहीं रही तो मतलब हाइपो वेंटिलेशन है, हाइपो वेंटिलेशन है, कम ऑक्सीजन आ रही है एल्विलाई में, और यहाँ पे कम आ रही है तो ब्लड में भी कम जाएगी तो PO2 भी कम होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब वापस नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑक्लूजन है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ब्लड में, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में PO2 तो कम होता है लेकिन PCO2 बढ़ता है, ठीक है, और PCO2 बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, इसको बोलते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। एक बार फिर से देखते हैं कि म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो एक्शन में था, इन हैवी स्मोकर टार कॉजेज सिलियरी डैमेज, फेलियर ऑफ द म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, स्टेसिस ऑफ secretions, infection happens, presence of purulent bronchoria, pus collects, pus causes occlusion of respiratory bronchioles leading to hypoventilation of the alveoli, very severe hypoxia happens and central cyanosis happens. साइनोसिस हो जाता है, इतनी कम ऑक्सीजन पहुंचती है बॉडी तक। एम्फाइसीमा में साइनोसिस नहीं देखने को मिलता लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है। इंक्रीज्ड PCO2, ठीक है, PCO2 जा नहीं पा रही बॉडी से बाहर, इंक्रीज्ड PCO2 causes drowsy, decreased physical activity and weight gain, hence called blue bloaters, ठीक है, कम एक्टिविटी होती है तो बड़े हो जाते हैं साइज में तो ब्लोटर्स, और ब्लू क्यों? क्योंकि साइनोसिस है, ब्लू ब्लोटर्स। सीवियर हाइपोक्सिया लीड्स टू इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, सीवियर हाइपोक्सिया हो रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जिसके कारण एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन बढ़ जाती है बॉडी में, ज़्यादा RBCs बनती हैं जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। स्मोकर हैविंग कफ, स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेशन, एक्सर्शनल डिस्निया, ऑन चेस्ट एक्सरे इंक्रीज इन ब्रोंकोपल्मोनरी मार्किंग्स, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स चेस्ट एक्सरे पे ज़्यादा दिखती हैं, डर्टी लंग दिखता है। दिस कॉजेज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब एम्फाइसीमा का केस प्रेजेंटेशन देखेंगे। एम्फाइसीमा में टोल थिन स्मोकर होगा, थिन पेशेंट होगा,
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हैवी होते हैं। इसमें टॉल थिन स्मोकर होगा, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। एग्जामिनेशन पे टैकिनिया, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा होगा, एक्सेसरी मसल वर्किंग एक्सेसिवली, सिटिंग एंड ट्राइपॉड पोजीशन। बैरल शेप्ड चेस्ट होती है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर जो चेस्ट का होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज़्यादा होता है, बैरल शेप्ड चेस्ट। लीवर जो है वो पाल्पेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा पाल्पेबल? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है लंग्स की, लंग्स बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कवर कर रखा है लीवर को। साइनोसिस इज एब्सेंट इन एम्फाइसीमा, इतना PO2 नहीं गिरता कि साइनोसिस हो जाए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इतना गिर जाता है PO2 कि साइनोसिस हो जाता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि कैकेक्सिया रहता है, पेशेंट थिन रहता है, कैकेक्सिया रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रही है मसल्स, एक्सेसरी मसल्स, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है पेशेंट, ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है सांस लेने में, ठीक है, तो कैकेक्सिया होता है। बाई टेम्पोरल मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है, डिफ्यूज लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होता है। और अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, अगर पेशेंट की मसल लॉस हो रहा है, सबक्यूटेनियस फैट लूज़ हो रहा है, पेशेंट पतला होता जा रहा है, तो ये एक पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है। हूवर साइन देखने को मिलता है। हूवर साइन क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ना सिर्फ फ्लैट होता है बल्कि वो नीचे जब जाने लगता है ना, तो दोनों साइड के लंग्स के मतलब जो कोस्टल मार्जिन्स हैं उनको खींचता है बीच की तरफ। तो जो सब कोस्टल एंगल जो नॉर्मली हम जैसे लोगों में सब कोस्टल जो एंगल होता है वो डीप इंस्पिरेशन में वो बढ़ता है, ठीक है, जैसे जो सब कोस्टल एंगल मतलब बढ़ता है नॉर्मल लोगों में। लेकिन एम्फाइसीमा के पेशेंट्स में जब डायफ्राम नीचे जाता है तो वो दोनों जो हेमी डायफ्राम्स हैं वो दोनों कोस्टल मार्जिन्स को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, जिसके कारण सब कोस्टल एंगल कम हो जाता है, विच इज़ पैराडॉक्सिकल। सो पैराडॉक्सिकल इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज, दिस इज कॉल्ड एज हूवर साइन सीन इन एम्फाइसीमा। वर्कअप क्या होगा एम्फाइसीमा में? स्पायरोमेट्री करेंगे तो FeV1/FVC विल बी लेस देन 0.7। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगी क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है बुल्ले के अंदर, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है, ज़्यादा स्पेसिस बन गए हैं लंग्स में। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। HRCT पे बुल्ले दिखेंगे, चेस्ट एक्सरे पे हाइपर इन्फ्लेशन दिखेगी। DLCO डिफ्यूज़ कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है ना वो कम हो जाती है एम्फाइसीमा में। क्यों? क्योंकि वहीं पे ट्रैप होने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो DLCO विच इज़ द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लेब्स। वहीं पे ट्रैप हो जा रही है तो डिफ्यूज़ नहीं होगी। सो लेस डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अक्रॉस द एल्विलाई। वहीं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में अगर देखोगे ना तो वहाँ पे नॉर्मल रहती है, क्योंकि डिफ्यूजन वाली चीज़ पे कोई दिक्कत नहीं आती, बस ऑक्लूजन रहता है तो वहाँ तक जा ही नहीं पाता। डिफ्यूजन नॉर्मल रहता है, लेकिन एम्फाइसीमा में डिफ्यूजन इज़ abnormal. So DLCO, diffusion capacity of lung for carbon monoxide, is decreased because of trapping of carbon monoxide in the blebs. So less diffusion of carbon monoxide across alveoli. ABG पे क्या दिखेगा? PO2 will be reduced, PCO2 will also be reduced. तो एल्कलोसिस होगा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ट्रीटमेंट क्या होगा? स्मोक कर रहा है पेशेंट तो स्मोकिंग छुटवाओ, निकोटिन डी एडिक्शन करवाओ, निकोटिन बक्कल स्प्रे देते हैं पेशेंट को, वेरेनिक्लिन देते हैं, वेरेनिक्लिन जो कि एक अल्फा-4 बीटा-2 पार्शियल एगोनिस्ट है निकोटिन रिसेप्टर का। वेरेनिक्लिन, निक आता है इसमें तो निकोटिन, क्लीन मतलब डी एडिक्शन, वेरेनिक्लिन, ठीक है। ब्यूप्रोपियोन, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं निकोटिन डी एडिक्शन के लिए। वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं टू कट आउट द बुल्लाज को निकालने के लिए वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। लंग ट्रांसप्लांटेशन कैन बी यूज्ड। मोस्ट कॉमन कॉज जो लंग ट्रांसप्लांटेशन का है वो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस को प्रेजेंट करेंगे तो फैट या ओबीज स्मोकर होगा। एम्फाइसीमा में थिन स्मोकर होता है, यहाँ पे फैट और ओबीज स्मोकर, जिसको कफ होगी, ब्रोंकोरिया होगा क्योंकि पस कलेक्ट हो रहा है, हैलेटोसिस होगा क्योंकि इन्फेक्टेड पस है, हेमोप्टोसिस हो भी सकता है नहीं भी, क्लबिंग होगी, दोनों इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेशन के टाइम पे रोंकाई सुनाई देगा। वर्कअप करेंगे तो स्पायरोमेट्री पे FeV1/FVC विल बी लेस देन 0.7, चेस्ट एक्सरे पे ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स दिखेंगी, डर्टी लंग दिखेंगे।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा HRCT। DLCO विल बी नॉर्मल, यहाँ पे डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी नॉर्मल इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ABG जो कि रूटीनली नहीं किया जाता, तभी किया जाता है जब एक्साजर्बेशन हो, ठीक है। POT कम होगा ऑब्वियसली। PCO2 विल बी ग्रॉसली एलिवेटेड, क्योंकि वॉश आउट नहीं हो पा रहा है, जा नहीं पा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक्स विद म्यूकोलिटिक्स। लामा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, लाबा, ICS ये सब यूज़ करेंगे। मेन स्टेज जो ट्रीटमेंट का होगा वो होगा लो फ्लो ऑक्सीजन, इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। लो फ्लो ऑक्सीजन रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर्टेलिटी इन COPD। With nasal cannula 1 liter per minute, it will increase dissolved oxygen and will increase the work capacity of the patient। इसकी इंडिकेशन क्या होगी, अगर SpO2 89% से कम है या फिर PAH है, पर्मनल हाइपरटेंशन है। गोल्ड क्लासिफिकेशन यूज़ होती है COPD में। 4 कैटेगरी होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। FEV1 बाई FVC तो वही है लेस देन 0.7, लेकिन FEV1 अगर 80 से ज़्यादा है तो माइल्ड है, 50 से 80 है तो मॉडरेट है, 30 से 50 है तो सीवियर है, 30 से भी कम FEV1 है, उसका मतलब है कि वेरी सीवियर COPD है। मैनेज कैसे करेंगे COPD को, लामा, ICS, लाबा या फिर रोफ्लूमिलास्ट। रोफ्लूमिलास्ट इज़ ए ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ COPD, रोफ्लूमिलास्ट, ठीक है, रोफ्लूमिलास्ट। एक्यूट एक्सासर्बेशन अगर है COPD में, एक्यूट एक्सासर्बेशन है तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यूज़ करते हैं। टारगेट क्या रखते हैं PO2 का 88 to 92%। क्या यूज़ करते हैं, टाइट फिटिंग मास्क यूज़ करते हैं, फेस मास्क या फिर हेलमेट इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। इंडिकेशंस क्या होती हैं NIV को स्टार्ट करने में सीवियर COPD एक्सासर्बेशन में। FEV1 अगर 30 से 50% से भी कम है यानी सीवियर या वेरी सीवियर है। pH अगर 7.35 से कम है यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। PCO2 अगर 45 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे NIV। और कहाँ पे यूज़ होती है NIV, बायलेटरल न्यूमोनिया अगर पेशेंट को है NIV यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा है तो NIV यूज़ कर सकते हैं। माइस्थेनिक क्राइसिस में NIV यूज़ कर सकते हैं। और वेंटिलेटर से जब हटाते हैं पेशेंट को तो वीनिंग के लिए NIV यूज़ कर सकते हैं। सो बायलेटरल न्यूमोनिया, एक्यूट पल्मोनरी इडीमा, माइस्थेनिक क्राइसिस एंड वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर। अब कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं NIV की, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, पेशेंट ही अनरिस्पॉन्सिव है तो NIV नहीं कर सकते यूज़। अगर एयरवेज को ही ओपन नहीं कर पा रहे तो नहीं करेंगे NIV यूज़। अगर फेशियल ट्रॉमा है या फेशियल सर्जरी हुई है तो नहीं करेंगे यूज़। अगर एपनिक एपिसोड हुआ है पेशेंट को तो नहीं करेंगे यूज़। हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है तो नहीं करेंगे यूज़। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, अनस्टेबल एंजाइना है या फिर सीवियर GI ब्लीडिंग हुई तो नहीं करेंगे NIV यूज़, ठीक है। अब है कि COPD का अपडेट है कुछ। एक ग्रेडिंग होती है जिसको बोलते हैं MMRC ग्रेडिंग, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ग्रेडिंग, ठीक है। और इसको हम डिस्निया के लिए यूज़ करते हैं कि कितना डिस्निया है, कितने लेवल का डिस्निया है पेशेंट को, उसके लिए हम MMRC ग्रेडिंग यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ग्रेडिंग। 4 ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4। क्या होता है कि अगर पेशेंट इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ते वक्त, अपस्टेयर्स आते वक्त ब्रेथलेस फील कर रहा है तो ग्रेड 1 डिस्निया है। अगर पेशेंट चलते चलते ही, फ्लैट सरफेस पे चलते चलते ही और लोगों के मुकाबले में, उसी के एज के लोगों के मुकाबले में ब्रेथलेस फील कर रहा है फ्लैट सरफेस पे चलते हुए तो ग्रेड 2 है डिस्निया। ग्रेड 3 है अगर कुछ कदम चलते ही उसको ब्रेथलेस फील हो रहा है और वो रुक जा रहा है चलते चलते कुछ कदम बाद ही, तो ग्रेड 3 है। और ग्रेड 4 है अगर वो इतना ब्रेथलेस है कि वो घर से बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है, या फिर इवन खड़ा होता है ड्रेस बदलने के लिए तो भी वो ब्रेथलेस हो जाता है, तो वो व्हील चेयर बाउंड है इस वजह से अगर, तो ग्रेड 4 है। तो ग्रेड 4 में व्हील चेयर बाउंड होता है पेशेंट, ना उठ पाता है ना घर से बाहर जा पाता है, ग्रेड 4 डिस्निया। ग्रेड 3 में कुछ कदम बाद ही रुक जाता है। ग्रेड 2 में और लोगों के मुकाबले ज़्यादा ब्रेथलेस फील करता है चलने पे, फ्लैट सरफेस पे। ग्रेड 1 में इंक्लाइन ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा ब्रेथलेस फील होता है। अब लो रिस्क और हाई रिस्क 2 कैटेगरी होती है MMRC में। अगर MMRC 1 है तो एक्सासर्बेशन 0 to 1 होगी, नो हॉस्पिटलाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड। MMRC विल बी अगर 2 से ज़्यादा है तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी 1 साल के अंदर। दूसरा एक टेस्ट होता है COPD असेसमेंट टेस्ट जिसको स्कैट बोलते हैं। इसमें क्वेश्चनेयर होता है जिसमें कि कफ, फ्लैम है या नहीं है, म्यूकस है या नहीं है चेस्ट में। पेशेंट मतलब खुद भरता है इस क्वेश्चनेयर को।
ठीक है, फ्रॉम 0 to 5 ही मार्क्स क्रॉस ऑन वन ऑफ द नंबर्स। एक तरफ लिखा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है, एक तरफ लिखा होता है कि वो बिल्कुल ख़राब है उसकी सिचुएशन, उसके हिसाब से वो मार्क करता है। जैसे कफ है या कफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, फ्लेम नहीं है, ठीक है, टाइटनेस इन द चेस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अगर अपहिल बिल्कुल नहीं चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक्टिविटीज़ लिमिटेड है या नहीं है, घर से निकल पाता है आसानी से या नहीं निकल पाता, अच्छे से नींद आती है नहीं आती है, एनर्जी लोड्स ऑफ फील होती है या नहीं होती है, उसके हिसाब से क्वेश्चनर होता है कैट स्कोर में, ठीक है, COPD असेसमेंट टेस्ट। अब COPD जो है पेशेंट, उनकी 4 कैटेगरी होती हैं, ABCD। ए कैटेगरी में होता है कि लो रिस्क है पेशेंट, मतलब रिस्क का मतलब क्या है, अगर वो पहले हॉस्पिटलाइज हो चुका है तो वो हाई रिस्क है, वरना वो लो रिस्क है। और लो सिम्टम्स का मतलब क्या है कि अगर उसका MMRC स्कोर 2 से ज़्यादा है तो वो हाई सिम्टम्स हैं, वरना कम है। तो 4 कैटेगरीज हैं ABCD। ए मतलब लो रिस्क है, मतलब कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, और लो सिम्टम्स है, मतलब MMRC स्कोर इज लेस देन 2। B है लो रिस्क हाई सिम्टम्स, C है हाई रिस्क लो सिम्टम्स, D है हाई रिस्क हाई सिम्टम्स। उसी हिसाब से अब ट्रीटमेंट होगा। A है तो सबसे कम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर्स दे दो। B है तो लाबा दे दो या फिर लामा दे दो। C है तो लामा ही देना है। D है तो लामा और लाबा दोनों दे दो, या फिर लाबा दे दो विद ICS अगर इओसिनोफिल्स 300 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा है। इओसिनोफिल अगर 300 से कम है तो मतलब न्यूमोनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टेस्ट करना होगा सब पेशेंट्स को अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के लिए, सीरम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल्स। सीरम में हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के लेवल्स चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी तो नहीं है पेशेंट को। और ट्रीटमेंट के लिए COPD और क्या कर सकते हैं, Tdap वैक्सीन दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे सकते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन दे सकते हैं। अब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन थेरेपी देनी होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। पैन असाइनर एम्फाइसेमा करवा देता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि इलास्टेज ज़्यादा हो जाता है पैन असाइनर एम्फाइसेमा। होता क्यों है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ड्यू टू डिफेक्ट इन SERPINA1 लोकस और PI ऑन क्रोमोसोम 14। क्रोमोसोम 14 पे PI लोकस या फिर SERPINA1 लोकस का डिफेक्ट। इसमें M अलील इज़ नॉर्मल, S अलील रिड्यूस्ड लेवल्स एंड Z अलील्स के सीवियरली रिड्यूस्ड लेवल्स। सो MSG इस ऑर्डर में ही लेवल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। और PIZ इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सीवियर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। पैक ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिगरेट्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और डिवाइडेड बाय 20। बॉडी इंडेक्स क्या होता है, बॉडी इंडेक्स इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द मोर्टेलिटी इन COPD पेशेंट्स। कोई COPD पेशेंट का मरने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी इंडेक्स को। इसमें 4 चीज़ होती हैं, B फॉर BMI जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मोर्टेलिटी के। O फॉर ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है, ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं FEV1, ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मरने के। फिर D फॉर है डिस्निया, कितना ज़्यादा डिस्निया होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे मरने के। डिस्निया को कैलकुलेट करते हैं बाय MMRC ग्रेडिंग, ग्रेड 4 विल बी हाईएस्ट चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी। E फॉर होता है एक्सरसाइज कैपेबिलिटी, पेशेंट एक्सरसाइज कर पाते हैं नहीं, उसको कैलकुलेट करते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट से। जितनी ज़्यादा कम होगी एक्सरसाइज कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे मरने के। दिस इज़ ऑल अबाउट COPD।